हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्बी। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत सारे अभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी अनाउंस किए गए हैं। तो उसकी जो प्रिपरेशन है प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिएगा। क्लियर? तो डेली आप लोगों ने प्रिपेयर करना है चीज़ों को। तो आइए आज का जो डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है आईएनएस गोमती के बारे में, यानी कि इंडियन नेवल शिप गोमती जो है उसको हाल ही में ही अभी डीकमीशन किया गया है इन नेवल डॉकयार्ड जो मुंबई है वहाँ से। यहाँ पे जो आईएनएस गोमती है, ये वर्ड जो है ये जो ड्राइव किया गया है रिवर, जो मेन रिवर है गोमती रिवर जो है इसको गुमती भी बोला जाता है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी, यानी कि एक सहायक नदी है किसकी? गंगा की। तो जब इसको डीकमीशन किया गया आईएनएस गोमती को, ये ऑल्सो ओल्डेस्ट गाइडेड मिसाइल, यहाँ पे जो अगर देखें फ्रिगेट्स हैं इन दी वेस्टर्न फ्लीट की अगर बात करें, कमीशन इसको 1988 में किया गया था एट मैजागोन डोक लिमिटेड बॉम्बे में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम इसकी बात करते हैं कि इस नेवल शिप के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया गया। ऑपरेशन कैक्टस जब चलाया गया 1988 में, पराक्रम एंड रेनबो ऑपरेशन। तो बहुत सारी मल्टी नेशनल जो नेवल एक्सरसाइजेज है, जो बाइलेटरल एक्सरसाइजेज है, उसमें पार्टिसिपेट किया है इस नेवल शिप ने। तो 1988 में अंडर ऑपरेशन कैक्टस इंडियन आर्म फोर्सेस का ये ऑपरेशन चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स के लिए इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कूप जो अटेम्प्ट हुआ था वहाँ पे। 2001 में ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया जो लॉन्च किया गया था, जो टेररिस्ट अटैक हुआ स्पेशली पार्लियामेंट के ऊपर। तो फर्स्ट फुल स्केल मोबिलाइज सिंस 1971 इंडो पाक वॉर के बाद ये जो ऑपरेशन चलाया गया एक ऐसा था इम्पॉर्टेंट। 2004 में रेनबो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया मदद करने के लिए, जो अफेक्टेड रहे सुनामी को लेके, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी। श्रीलंका में जब सुनामी आई थी तो श्रीलंकन गवर्नमेंट की मदद के लिए ऑपरेशन रेनबो इनिशिएटिव 2004 में चलाया गया। इसी शिप की मदद ली गई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आज के टाइम में कौन है? इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने याद रखने हैं कोई भी अगर ऐसा टॉपिक आई डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में जो है फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आज के टाइम में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है। डैट इज एडमिरल आर हरि कुमार है। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल इनको मिला है। और अपनी 30 नवंबर 2021 से ये अपने पोस्ट पे हैं। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में आज के टाइम में आर्मी चीफ कौन है एंड एयरफोर्स चीफ कौन है। क्लियर? इसके अलावा हम और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस की बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार मैचअप्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन गंगा के बारे में बात की जा रही है जो 2022 में चलाया गया। ऑपरेशन गंगा किस लिए था? जो अभी करंटली जो यूक्रेन में जो क्राइसिस हुआ, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर का कॉन्फ्लिक्ट ये देखने को मिला। जो हमारे इंडियंस थे, इंडियन नेशनल्स थे, वहाँ पे जो फंसे थे उनको वापस अपनी कंट्री लाया गया। तो ऑपरेशन गंगा यहाँ पे लॉन्च किया गया 2022। उसके बाद वंदे भारत 2022 लॉन्च किया गया। कोविड-19 पैंडमिक जब हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये हिट हुआ, तो सेंटर के द्वारा वंदे भारत मिशन जो है ये लॉन्च किया गया हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको वापस अपनी कंट्री में लाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 में लॉन्च किया गया, नेवल ऑपरेशन था। नेशनल एफर्ट लगाया गया इंडियन जो सिटीजन्स हैं जो अनदर कंट्रीज़ में हैं उनको वापस लाने के लिए। एवैक्यूएशन फ्रॉम ब्रुसेल्स की बात करें 2016 में ये लॉन्च हुआ। तो बेल्जियम में जो टेररिस्ट स्ट्राइक हुआ ब्रुसेल्स में, तो ब्रुसेल्स एयरपोर्ट में, तो वहाँ पे उसके लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन राहत 2015 में आया। तो इस ऑपरेशन के अंडर इंडिया इवैक्यूएट नियरली 5,600 पीपल फ्रॉम यमन। तो यमन से इंडियंस जो थे उनको वापस लाया गया। क्लियर? यानी कि वहाँ से 5,600 पीपल को वापस लाया गया ऑपरेशन राहत के अंडर। ऑपरेशन मैथी 2015 में यहाँ पे लॉन्च हुआ। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं, ठीक है, जब अर्थक्वेक आया था नेपाल में 2015 में, तब उसके लिए ये ऑपरेशन जो है ये लाया गया। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011, तो यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स की बात की गई जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था यहाँ पे लीबिया में। क्लियर? ऑपरेशन सुकून 2006, इसराइल एंड लेबनान में वहाँ पे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ 2006 में। तो इंडिया के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया कि इंडियंस को वहाँ से वापस लाना है। क्लियर? तो इसको बैरूट सी लिफ्ट भी बोला गया। क्लियर? तो यहाँ पे एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी आपने, उसी से रिलेटेड है। क्लियर? तो 1990 में कुवैत एयरलिफ्ट
आई थिंक ये था 1919 का था, जो एयरलिफ्ट मूवी जो है वो यहाँ पे इसी बेस पे बनी है। तो इराकी सोल्जर्स आर्म थे विद 700 टैंक मार्च वन टू कुवैत। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल जो इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे हम जो डिसेबल सोल्जर्स रहते हैं, अगर कोई लड़ाई हुई है, कुछ भी हुआ है, वॉर हुई है, उन्होंने अपने यानी कि किसी की बॉडी पैरालाइज हो गई है, तो उनको फिर से हम लोगों ने फोर्सेस में कैसे उनको जो है प्रैक्टिस में लेके आना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे यूज़ किया गया। एक चिप जो रहते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं अटैक मूवी में जो दिखाया गया है। तो जॉन इब्राहिम के यहाँ पे जो है नेक के पास क्या करते हैं कि एक चिप को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी जैसे इसकी बॉडी जो है वो पहले पैरालाइज होगी। क्लियर। तो चिप को ट्रांसफ़र यहाँ पे किया, इंस्टॉल किया, तो इसकी बॉडी जो है एक मशीन की तरह वर्क करने लग पड़ी। क्लियर। तो ये एक जैसे बोलते हैं ना कि पावरफुल सोल्जर की तरह ये काम करने लगे। तो वैसे ही यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे बताई गई है कि कैसे हम आने वाले टाइम में ऐसा भी वर्क कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, अभी नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जो है, इसकी सेकेंड एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई। नेशनल आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस पोर्टल है 30 मई को। क्लियर। तो इसको लॉन्च कब किया गया था? 2020 में लॉन्च किया गया, और ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो किसके अंडर है? अश्विनी वैष्णव जी के अंडर है। तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज जो हैं, इनका इनिशिएटिव है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पोर्टल का? कि फोकस किया जाए और यहाँ पे क्रिएट किया जाए जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है हमारी कंट्री में, और एक एक्सीलेंस लीडरशिप के तौर पे हमारी कंट्री जो है वो उभर के आए, और यहाँ पे क्रिएशन हो, स्पेशली डेवलप हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, और यहाँ पे रेडी किया जा सके रॉबस्ट वर्क फोर्स फॉर द फ्यूचर के लिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा सके हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्टअप करने के लिए। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। यानी कि जैसे रॉबोट जो है एज ए ह्यूमन की तरह वर्क करते हैं, यानी कि इतनी फास्टली काम करते हैं कि वहाँ पे मशीन जो है कि जैसे लेबर का जो काम है वो कम कर देगी। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखने को मिलती है। जैसे रॉबोट जो है, जैसे चिट्टी देखने को मिला है रॉबोट मूवी में, तो वैसे ही चीज़ें यहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिस्क्राइब की गई हैं। तो एक्शन होता है मशीन्स का, अकम्प्लिश टास्क रहता है, हिस्टोरिकली रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस की यहाँ पे बात होती है। इसमें टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं? जैसे मशीन लर्निंग हो गया, पैटर्न रिकॉग्निशन हो गया, बिग डाटा, न्यूरल नेटवर्क, सेल्फ एल्गोरिथम एक्सेट्रा। जितने भी इन्वॉल्व रहते हैं कॉम्प्लेक्स, जैसे कि पर्टिकुलर डाटा इनटू मशीन मेकिंग इट रिएक्ट एज पर डिफरेंट सिचुएशन। यहाँ पे बात की गई है डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वहाँ पे भी इसको यूज़ करने की बात हो रही है। रिपोर्ट जो है PwC की, यहाँ पे इंडिया रिपोर्ट 45% इंक्रीज़ हुआ है आज के टाइम में इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये हाईएस्ट है ऑल कंट्रीज़ में जब से आउटब्रेक हुआ है वायरस का। बैरियर यानी कि कहाँ-कहाँ कमियाँ देखने को मिलती है अगर हम अडॉप्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को। तो यहाँ पे लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ज़्यादा कम है इंटेलिजेंसी को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेके। तो मैनी इंडियन कंपनीज़ जो हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है? जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उनको अंडरस्टैंड करने के लिए उनको प्रॉपर जैसे रहता है ना कि ट्रेनिंग देनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है, लेस इवॉल्व स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यहाँ पे फंडिंग की जो कमी है वो भी देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो आर्टिफिशियल स्टार्टअप्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उसमें भी कमी है। तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, यानी कि अवेलेबल चीज़ें बहुत ज़्यादा कम है, टैलेंट की कमी है। क्लियर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डेमोक्रेटाइज्ड स्केल अप इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल जो है लर्निंग, यानी कि हम लोगों को ट्रेनिंग देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो रिसेंटली अभी जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेके हमारे इंडिया में, तो कोविड-19 के दौरान जो है इसका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी अनेबल्ड चैटबॉट यूज़ किया गया माई गॉव के द्वारा, जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, कम्युनिकेशन के लिए। जुडिशियल सिस्टम में सुपेस, ठीक है, सुपेस पोर्टल लाया गया लीगल रिसर्च के लिए। जजेस क्या करेंगे? जजेस को यहाँ पे मदद मिलेगी लीगल रिसर्च के लिए। एग्रीकल्चर में अगर बात करें ICRISAT, क्लियर, तो इसको डेवलप किया गया।
एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पावर सोइंग ऐप यहाँ पे लाया गया, ताकि यहाँ पे डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, स्पेशली जो लोकल क्रॉप यील्ड है एंड रेनफॉल जो है तो कितनी किस एरिया में होने वाली है, तो यहाँ पे एडवाइस दी जाएगी फार्मर्स को इस ऐप के चलते। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड फ्लड फोरकास्ट जो है तो इम्प्लीमेंट किया गया ये बिहार में, और एक्सपैंड किया जाएगा इसको आने वाले टाइम में ऑल ओवर द इंडिया में, ताकि इंश्योर किया जा सके 200 मिलियन पीपल को अलर्ट किया जा सके और वार्निंग दी जा सके 48 आवर्स पहले अगर कहीं एरिया में फ्लड आना है तो। यहाँ पे नेक्स्ट बात की जा रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री की। फ्यू बैंक जो है हमारी कंट्री के, उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ताकि डिजिटाइजेशन जो है उसको इंक्रीज हो सके एंड कस्टमर्स एक्सपीरियंस का जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हो और यूज़ हो एल्गोरिथम रिस्क इन मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल फ्रॉड डिटेक्शन, जो आज के टाइम में फ्रॉड होता है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। इनिशिएटिव बहुत सारे लिए गए हैं ताकि हम बूस्ट कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को, जैसे नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे लाया गया 2018 में, फोकस किया गया यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर ऑल एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, जो तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, फर्स्ट 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई, और ये थर्ड जो है 2022 में आपके सामने जो है ये प्रेजेंट की गई। नेक्स्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर आज के टाइम में किसके अंडर है, श्री अर्जुन मुंडा जी के अंडर है। तो MOU साइन किया गया, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट जो है यहाँ पे सपोर्ट करेगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, स्पेशली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना स्कूल्स का, जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है जिसको EMRS बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप को फोकस देने के लिए, स्पेशली इंडिया एंड USA में। 2020 में इंडिया की तरफ ज्वाइन किया गया ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको गेपाई बोला गया। उसके अलावा यहाँ पे रेस 2022 लॉन्च हुआ। रेस की फुल फॉर्म आप लोगों ने याद रखनी है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। ये एक मेगा वर्चुअल समिट थी जो जॉइंटली ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की गई, नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो लार्जर एम क्या है प्रोग्राम का, रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ के बारे में बात हो रही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है जितने भी हमारी कंट्री के यूथ है, चाहे वो अर्बन एरिया से निकल के आता है, चाहे वो रूरल एरिया से, चाहे वो रिमोट कॉर्नर जो है हमारी इंडिया का जो एरिया है वहाँ से। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है टाइम्स बिजनेस अवार्ड के बारे में 2022 के। यहाँ पे अभी जो डायरेक्टर है रुचि, ठीक है, रुचि फूड लाइन ईस्टर्न इंडियाज लीडिंग फूड ब्रांड एंड ओडिशा नंबर 1 स्पाइसिस कंपनी, ठीक है, रश्मि साहू। तो रश्मि साहू को जो है यहाँ पे अवार्ड दिया गया, जो यहाँ पे टाइम्स बिजनेस अवार्ड जो है 2022 का। तो इनको जो है अवार्ड दिया गया बॉलीवुड एक्टर जो है सोशल एक्टिविस्ट सोनू सूद जी के द्वारा। अवार्ड यहाँ पे कैटेगरी में जो मिला है इनको, ईस्टर्न इंडियाज लीडिंग रेडी टू ईट ब्रांड की कैटेगरी में इनको दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के बारे में। तो अभी सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया गया है रिसेंटली ही SL थ्वाइसेन को एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल। 1988 बैच इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर हैं ये SL थियोसेन। तो थियोसेन जो है ये मध्य प्रदेश कैडर से हैं, एज IPS ऑफिसर हैं, और इनके द्वारा सर्व किया गया स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF। सशस्त्र सीमा फोर्स गार्ड की अगर बात करें कंट्री के जो बॉर्डर है कहाँ कहाँ पे ये तैनात रहती है, एक तो नेपाल में, दूसरा है भूटान में। नेपाल की बाउंड्री जो है 1751 बाउंड्री जो है किलोमीटर, तो भूटान की 699 किलोमीटर यहाँ पे तैनात रहती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स कौन कौन से हैं हमारे, और गाइडेड किसके द्वारा किए जाते हैं। तो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर जो है BSF के द्वारा गाइड किया जाता है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP जिसको हम बोलते हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर सशस्त्र सीमा बल SSB। इंडो भूटान बॉर्डर सशस्त्र सीमा बल SSB। इंडो म्यांमार बॉर्डर असम राइफल्स। तो ये मैचअप्स के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ऑप्शंस के थ्रू भी यहाँ पे एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये जो है SSB तैनात रहती है, एक तो इस एरिया में और दूसरा इस एरिया में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
तो ये था इम्पोर्टेंट सेशन आज का। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।